सबको निकाह का प्यार दिखता है, लेकिन निकाह के बाद की रातों का बलात्कार किसी को नहीं दिखता। कानून यह नहीं देखता कि शाहिद नज़ीर भट्ट नामक अधेड़ मुस्लिम की उम्र लड़की की उम्र को दोगुना करने के बाद भी 10 साल अधिक है। एक वामपंथी गैंग कवर फायर देने के लिए तुरंत ही गुलाबी गीत गाने लगता है कि क्या यही प्यार है, हाँ 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 यही प्यार है। इस कथित प्यार के कुछ उदाहरण सुनकर रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वस्तुतः कहाँ है प्रेम, मुझे यह समझ में नहीं आता। इसमें सिवाय एक मानसिक विकलांग नर की अधेड़ उम्र के ठरकपन के मुझे और कुछ भी नहीं दिखता। इसमें मुझे एक सिख और दूसरा सिख यानी बीमार दिखता है, क्योंकि ऐसे अपराधों में दंड तो छोड़िए, इसे स्वीकारने तक में अदालतों को लूज मोशन होने लगता है कि 18 साल की तो हस्ताक्षर करने के समय हुई, उससे पहले उसकी समझदारी कितनी थी कि 46 साल के मुस्लिम जो उसके पिता की उम्र का है, उससे वो प्रेम करने लगती है। जो स्वयं को सिखों का नेता कहता है, वो आखिर अपने धर्म की 11 लड़कियों के कथित मतांतरण और निकाह के बाद भी कश्मीर में मुस्लिम मौलवियों और मुफ्तियों से समझदारी की उम्मीद कैसे कर सकता है? मतलब बिरयानी के चक्कर में तुम बेटियों का सौदा कर रहे हो? किस अदम श्रेणी का जीव है ये? जब कानून अपने बनने की प्रतीक्षा में सैकड़ों बच्चियों को मूक होकर बर्बाद होता देखता है, तब परिवारों के पास दूसरा रास्ता नहीं बचता। लड़की के चेहरे से ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ कि उस पर किसी भी तरह का दबाव है। कानून के इसी एटीट्यूड के कारण गुरुद्वारे में विवाह की घटनाएं घटती हैं। कानून अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, इसलिए समुदायों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और भी वीडियोस आप तक लाते रहें तो डू पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए उसे और कमेंट लगातार करते रहिए। सोमवार 28 जून 2021 की सुबह जब मुझे खबर मिली कि 2 सिख लड़कियों का मत परिवर्तन करवाकर निकाह पढ़वाकर प्रेम हो गया कि प्रोपेगेंडा में लपेटकर परोसा जा रहा है, तो मैंने तय किया कि कश्मीर जाकर ही इस बात पर बात करनी होगी। सिरसा जैसे नेताओं ने पूरी बात को स्वयं को नेता बनाने के लिए सिखों की भावनाओं को आगे रखकर उन्हीं मुस्लिम मौलवियों और मुफ्तियों से बातचीत करने की राह बताई जो इस पूरे कोढ़ की जड़ में है। मैं जब कल शाम वहाँ पहुँचा तो मैंने स्थानीय सिखों से बात करने की कोशिश की। फिर इस कहानी का सच बाहर आया कि कब, क्या और कैसे हुआ। इस पूरे मुद्दे के 2 पहलू हैं, कानूनी और सामाजिक। जब कानून समाज के मूल्यों को बचाने में अक्षम होकर हाथ खड़े कर देता है, तब अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु समाज को वैसे रास्ते अपनाने होते हैं जो कि कानून की बिना पर खरे नहीं उतरते, लेकिन सहज समाज में उसकी स्वीकार्यता सामान्य रूप से होती है। मनमीत की उम्र 18 साल 1 महीने बताई जाती है। उसका निकाह जिस न्यायालय में हुआ, वहाँ कानून कहता है कि 2 बालिग लोग साथ रहने के लिए स्वयं चुनाव कर सकते हैं। कानून यह नहीं देखता कि शाहिद नज़ीर भट्ट नामक अधेड़ मुस्लिम की उम्र लड़की की उम्र को दोगुना करने के बाद भी 10 साल अधिक है। कानून में यह प्रावधान नहीं है कि वह पूछ सके कि तुमने उसके परिवार में आना जाना कब शुरू किया, उस वक्त बच्ची की उम्र क्या रही होगी। कानून अपनी आंखों की पट्टी के कारण यह देख नहीं पाता कि 46 साल का मुस्लिम 18 साल की सिख लड़की से अगर निकाह करता है तो उसके कथित प्यार की उम्र कितनी रही होगी। कानून मूक दर्शक बना बाप की उम्र के अधेड़ को 18 साल की बच्ची से ब्याहने के लिए एक गवाह बनकर उसे कानूनी बनाकर अपना आशीर्वाद दे देता है। उसके बाद जो होता है उसके लिए कानून अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। क्या हमें कानपुर की जूही कॉलोनी से लेकर केरल तक के वो तमाम मामले याद नहीं जहां हिंदू बच्चियां अधिकतर बार नाबालिग मुस्लिमों के चंगुल में फंसती हैं और उनके काम का तरीका एकदम यूनिफॉर्म होता है, एक ही पैटर्न से। लंदन के ग्रूमिंग गैंग से परफेक्ट किया जा चुका पैटर्न भारत में पिछले कुछ सालों से तीव्र गति से बढ़ा है। मैंने कानून द्वारा जवाबदेही मुक्त होने की बात इसलिए कही क्योंकि ऐसे मामलों में कानून सिर्फ शादियां करवाता है। उसे न तो शादी के पहले क्या हुआ इससे मतलब होता है, न शादी के बाद क्या होगा उससे। प्रेम का ढकोसला उसी तरह से प्रयोग में लाया जाता है जैसे पत्थरबाजी के लिए मुस्लिम अपनी औरतों और बच्चों को आगे कर देते हैं। एक वामपंथी गैंग कवर फायर देने के लिए तुरंत ही गुलाबी गीत गाने लगता है कि क्या यही प्यार है, हाँ 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 यही प्यार है। इस कथित प्यार के कुछ उदाहरण सुनकर रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। जब एक मुस्लिम यह जानता है कि एक काफिर को कन्वर्ट कराना सबसे बड़ा सवाब है, तो वह यह भी जानता है कि लड़कियों के मामले में यह दुष्कृत्य उसे दोगुना सवाब देगा, क्योंकि लड़कियों से इनकी वंशबेल बढ़ती है और किसी हिंदू की बंद होती है। वो यह जानता है कि सामाजिक कारणों से अपनी ही बच्चियों को ऐसे रास्ते चुनने पर त्याग देने वाले पिता और समाज के पास वो लड़की शायद ही वापस जाए। इसलिए वो एक काफिर को पहले प्यार के नाम पर फंसाता है, फिर उसके काफिर होने की सज़ा भी देता है।
वह लड़की ऐसे मुस्लिम लड़कों और घृणित परिवारों के हाथों महज एक वस्तु बनकर रह जाती है। इसके बाद उस लड़की से उसके वापस ना जाने की व्यवस्था का लाभ उठाकर वैसे वैसे काम कराए जाते हैं जिसे सुनने के बाद हमारी आत्मा कांप उठती है। पहली रात का शौहर उसे अपने भाई के साथ अगली रात को सोने को कह सकता है। किसी वीकेंड को वो अपने दोस्तों को बुलाकर उसका सामूहिक बलात्कार करवाता है। कभी अपने बाप को भी अपनी हवस मिटाने के लिए बुला लेता है और वो मजबूर होती है। यह तो तब होता है जब निकाह हो जाता है। हमने ऐसे मामले भी देखे हैं जहां हिंदू बच्चियां इसी प्रेम के चक्कर में पड़कर कहीं भाग जाती हैं तो उसका सामूहिक बलात्कार होता है। जब सच्चाई जानने पर वो ऐसे संबंधों को नकारना चाहती हैं तब उन्हें एक अंतिम बार मिलने को बुलाया जाता है। लड़की जाती है और वहाँ उसका इंतज़ार लड़का और उसके दोस्त करते होते हैं। फिर उसका बलात्कार करने के बाद उसे काट कर किसी नहर या नदी में फेंक दिया जाता है। कश्मीर में दारुल इस्लाम की राह में रोड़ा है सिख समुदाय। कश्मीर से तो हिंदू निकाले जा चुके हैं, संवैधानिक स्टेटस बदल गया है लेकिन सामाजिक स्टेटस नहीं बदला। पिछले 3 महीने में ज्ञानी रजिंदर सिंह जो चिट्टी सिंहपुरा के हैं, उनके अनुसार कम से कम 11 सिख लड़कियों का इस्लामिक कन्वर्जन हो चुका है। इसमें अधिकतर बच्चियां आज कहाँ हैं परिवारों को पता तक नहीं। वो कहते हैं कि रोते हुए माता पिता को लगता है कि वो कहीं जिंदा तो हैं लेकिन शायद सीमा पार पाकिस्तान जैसे देशों में वो देह व्यापार में ढकेल दी गई। जब आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं और आपके सामने कानून की देवी नहीं दिखती जिसके एक हाथ में न्याय का तराजू और दूसरे में दंड देने के लिए तलवार है, तब मुझे तलवार की जगह फूल की डाली दिखती है। क्योंकि ऐसे अपराधों में दंड तो छोड़िए, इसे स्वीकारने तक में अदालतों को लूज मोशन होने लगते हैं। सरकारें कानून बनाती हैं तो मीडिया का एक हिस्सा प्यार के पहरेदार का नैरेटिव लगाने लगता है। सबको निकाह का प्यार दिखता है लेकिन निकाह के बाद की रातों का बलात्कार किसी को नहीं दिखता। 18 साल की मनमीत जब 46 साल के उस अधेड़ के साथ निकाह का निबंधन करवाकर बाहर आ रही थी तो कश्मीर में कई सालों से लगातार सिख अधिकारों की लड़ाई लड़ते नवयुवकों के समूह ने, जो यूनाइटेड सिख फोरम के नाम से जाना जाता है, कोर्ट के परिसर से उस बच्ची को अपनी गाड़ी में साथ कर लिया। यह घटना 26 जून को हुई और इस फोरम के ज्ञानी रजिंदर सिंह समेत भूपिंदर सिंह मेहता, संतपाल सिंह, मनमीत सिंह, सतनाम सिंह, सनी और राजू, इन्होंने इस बात को समझा जो कानून नहीं समझता कि 18 साल की तो हस्ताक्षर करने के समय हुई। उससे पहले उसकी समझदारी कितनी थी कि 46 साल के मुस्लिम जो उसके पिता की उम्र का है उससे वो प्रेम करने लगती है। आपने घर में उसे जगह दी, वो आन जान करने लगा। एक दिन वो आपकी बेटी को फुसलाकर कोर्ट ले जाता है और निकाह कर लेता है। इसमें प्रेम वस्तुतः कहाँ है प्रेम, मुझे यह समझ में नहीं आता। इसमें सिवाय एक मानसिक विकलांग नर की अधेड़ उम्र के ठरकपन के मुझे और कुछ भी नहीं दिखता। इसमें मुझे एक सिख और दूसरा सिख यानी बीमार दिखता है। मैं इन मामलों में अपवादों को भी नहीं मानना चाहता क्योंकि इसके पीछे की पूरी मंशा ही गलत होती है। ट्विटर पर चाहे जितना लव इज़ लव ट्रेंड करवा लो, अखंड सत्य यही है कि बीमार और ठरकी मानसिकता के मुस्लिम लड़के मासूम बच्चियों का शिकार करते हैं। इसकी न तो कोई दूसरी विवेचना है, न ही उसे खोजने की आवश्यकता है। सोमवार की रात करीब 11 बजे से 1:30 बजे तक मैं कम से कम 10 सिख नवयुवकों और बुजुर्गों से मिला जो इस बात को लेकर चिंतित थे। यानी रजिंदर सिंह की आवाज़ का धीमापन मुझे कचोटता रहा, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास एक समुदाय का होने के कारण जीने की कोई खास वजह नहीं बची। उनके स्वरों में एक पीड़ा थी जो मैं अनुभव कर पा रहा था। एक पत्रकार के रूप में आप ऐसे समयों पर सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। एक बेचैनी कि कैसे इस कैंसर को फैलने से रोका जाए हमारी बातचीत का मुख्य विषय था। वहाँ वो लड़का भी था जिसका विवाह मंगलवार की सुबह 10 बजे पुलवामा स्थित छठे बादशाही गुरुद्वारा शादी मार्ग पर संपन्न हुआ। मुझे उस समय तक इसका अंदाज़ा नहीं था कि सुबह क्या होने वाला। मंगलवार की सुबह हमें एक कॉल आया कि जितनी जल्दी हो सके हम उस गुरुद्वारे पर जाएं, बच्ची का विवाह होने वाला। मैं असमंजस में था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पहुँचें और वो लोग वहाँ से निकल जाएं। मैं और रमणीक सिंह मान, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम लोग साथी थे। हमने तय किया कि अगर परिवार से बात हो जाए तो उनका पक्ष हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। हमने गाड़ी ली और गुरुद्वारे के लिए निकल पड़े। श्रीनगर से पुलवामा स्थित उस गुरुद्वारे तक जाने में हमें कभी एक सवा घंटे लगे। विवाह हुआ, विदाई की तैयारी हो रही थी। हम लड़की और लड़के के परिजनों से मिले और भी वहाँ पे समुदाय के कई लोग थे। लड़की के चेहरे से ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ कि उस पर किसी भी तरह का दबाव है। इसके उलट जितनी देर में गुरुद्वारे में था वो लगातार प्रसन्नचित ही दिखी। यहाँ पर दूसरी बात जो गौर करने की थी वो यह कि लड़की के पिता थोड़ी चिंता में थे और रमणीक जी से मिलकर वो रो पड़े। हमारी तो इज्जत बच गई भाई साहब, अगर बिटिया वापस ना आती तो ना जाने क्या होता।
एक पिता का इस तरह से रोना हृदय विदारक होता है। आपका कलेजा फट जाता है क्योंकि आप स्वयं को असहाय पाते हैं। वहाँ न सिर्फ एक पिता बल्कि पूरा समुदाय एक गहन चुप्पी ओढ़े हुए कार्य निपटा रहा था। यूँ तो एक विवाह के आयोजन में माहौल हल्का और खुशियों से भरा होता है, लेकिन वहाँ से लड़के और लड़की के परिवार को जल्दी दिल्ली के लिए निकलना था। इसका कारण बताते हुए एक परिजन ने कहा कि इस विवाह के बाद दोनों ही लोगों और उनके परिवारों को खतरा है। कदाचित वो समझ रहे होंगे कि उन्होंने जो किया है वो कानून की निगाह में गलत है, और दूसरा डर उन्हें इस पूरे समुदाय से भी है जिसने इसमें इतना समय लगाया और लड़की वापस चली गई। सोमवार 28 जून की रात इसी बात पर चर्चा करते हुए यूनाइटेड सिख फोरम के एक सदस्य ने कहा था कि हमारे लिए तो घर है, माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, काम करने जाना होता। उनका क्या है, उन्हें बस एक ही काम मिला होता है कि लड़की को फंसा कर लाओ। दिन भर कोई काम नहीं है, कोई पैसे दे रहा होता है, तो उन्हें समस्या क्या होगी, यही उनका एक जॉब है। खैर, मैंने वहाँ पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अपराह्न 2:30 तक उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुँचना था। सारे लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठे और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। हमें हमारे संपर्क सूत्र ने बताया कि एयरपोर्ट के बाहर हो सकता है लड़की के पिताजी कुछ बयान दे दें। हम तय समय पर हवाई अड्डे पर पहुँच गए, लेकिन परिजनों की गाड़ियाँ मनजिंदर सिरसा के कहने पर पास ही के किसी होटल में बुलवा ली गई थी। मनजिंदर सिरसा एक क्रेडिट खोर, डरपोक और निकम्मा नकली सिख नेता है। कई बार आप एक पत्रकार के तौर पर कहानी का पीछा करते रह जाते हैं और वो आपसे 2 कदम आगे निकलती रहती है। मेरे लिए यह कुछ नया नहीं था। हाल ही में उड़ीसा के मठों को तोड़ने पर अपराजिता सारंगी नाम के सांसद महोदया ने 4 घंटे बिठाया और हमें इंटरव्यू नहीं दे पाई। तब तक के घटनाक्रम को एक लाइव वीडियो के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाया। मैं इस कश्मीर वाली बात कर रहा हूँ। इस समय तक डू पॉलिटिक्स की टीम ने लगातार 3 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है पब्लिश कर दी थी। मनजिंदर सिरसा के ऊपर बात करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि ऐसे लोग मुद्दे पर स्वयं को इतना हावी कर देते हैं कि सिरसा जी ने ये कर दिया वरना कहाँ कुछ हो पाता। मूल मुद्दा गौण हो जाता है। सिरसा इस मुद्दे पर बहुत देर से कूदा और उसने अपने शब्दों का चुनाव भी बड़े सेकुलर सलीके से किया। अपने ट्वीटों में सिरसा जैसे सिख नेता मुस्लिम शब्द नहीं लिख पाए, उसकी जगह से डिफरेंट कम्युनिटी का इस्तेमाल किया। क्या सिरसा को यह लगता है कि यह सिर्फ एक मुद्दा है? सिरसा और उसके पूरे गैंग ने बार बार यह ट्वीट किया कि सिखों को मुस्लिम समुदाय के साथ बैठकर आपस में यह सुलझा लेना चाहिए। जो स्वयं को सिखों का नेता कहता है, वो आखिर अपने धर्म की 11 लड़कियों के कथित मतांतरण और निकाह के बाद भी कश्मीर में मुस्लिम मौलवियों और मुफ्तियों से समझदारी की उम्मीद कैसे कर सकता है? जिसके सर पर पगड़ी है, वो आखिर स्वयं को सिख भी कहे और इतिहास को दोहराते हुए देखने के बाद भी मौलवियों से अपनी बच्चियों के निकाह के बाद उसे वापस लौटने की बात सोच भी कैसे सकता है? हमने तो सिखों की बिल्कुल दूसरी ही कहानियाँ पढ़ी हैं फिर, और किस आधार पर? कि हमने तो आपको सीए के समय बिरयानी खिलाई थी। मतलब बिरयानी के चक्कर में तुम बेटियों का सौदा कर रहे हो? किस अदम श्रेणी का जीव है ये? बैठकर बात कर लोगे? क्या बात करोगे सिरसा? बात ही करनी थी तो फिर यह बताओ कि तुम गुरुद्वारे में क्यों नहीं थे विवाह के समय? जब तुमने विवाह में कोई सहयोग नहीं दिया, कोर्ट परिसर से बच्ची को लाने वाले न तुम थे न तुम्हारे निकम्मे कार्यकर्ता, फिर तुम यूनाइटेड सिख फोरम के नवयुवकों के काम पर अपना नाम क्यों लिखवाना चाह रहे हो? अगर सिरसा की इतनी पहुंच और पैठ है कश्मीर के सिख समुदाय में, तो फिर इस समुदाय के नवयुवक, दूल्हा और बुजुर्ग आखिर देर रात तक मेरे और रमणीक मान के साथ क्यों अपनी पीड़ा बांट रहे थे? सिरसा जैसे नेताओं को लगता है कि वो बीच मुद्दे में तख्ती लेकर उतर जाएंगे, वाहियात मांगे रखेंगे और किसी और के द्वारा काम होने पर हवाई जहाज़ का टिकट कटाकर क्रेडिट ले लेंगे। सिरसा वस्तुतः एक फूंका हुआ कारतूस है जिसे अपने घर के लोग भी गंभीरता से लेते होंगे, मुझे संदेह है। सिरसा राजनीति करना जानता है और वह भी निम्न स्तरीय इसलिए क्योंकि इस ढपोर शंख ने कुछ समय पहले हिंदुओं द्वारा लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग उठाने पर कहा था कि वो धर्म कमज़ोर होता है जिसे कानून का सहारा चाहिए। अब इस निर्लज्ज नेता के कारण पूरा सिख समुदाय अपशब्द सुन रहा है कि तुम तो बड़े मजबूत थे ना, तो तुम अब कानून की मांग क्यों कर रहे हो? ऐसे लोग स्वघोषित पैन ब्रह्मांड नेता हो जाते हैं, जबकि घर में डाइनिंग टेबल पर अपनी कुर्सी ये नहीं बचा पाएंगे। निम्न स्तरीय इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इनकी मांग थी कि श्रीनगर में अमित शाह एंटी कन्वर्जन कानून लेकर आए। किस स्तर का पतित जम्मू कश्मीर में मतांतरण विरोधी कानून लाने को कहेगा, जबकि पंजाब में हज़ारों सिख हालेलुया गा रहे हैं? कितनी बार सिरसा ने आवाज़ उठाई। अगर वो सही में सिखों का नेता है और समझदार है
तो फिर वो इस जबरन बहला फुसरा कर व्यवस्थित तरीके से होने वाले कन्वर्जन पर पूरे देश में कानून बनाने क्यों नहीं कहता? क्योंकि बिरयानी खाने वाले नाराज हो जाएंगे। क्या मनजिंदर सिंह सिरसा कश्मीर में एक नेता की तरफ बैठकर यहाँ के गुरुद्वारे के 70-80 एकड़ ज़मीन पर मुस्लिमों द्वारा किए गए कब्जे पर आवाज़ उठाएगा? क्या उसे मालूम भी है कि कश्मीर के सिख किस स्थिति में गुजारा कर रहे हैं? क्या उसे इस बात का अंदाज़ा है कि यहाँ के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और उनकी मांगें क्या क्या हैं? ये तो वही बात हो गई कि खाली बैठे थे, मोलेस्टेशन दाताओं के आंदोलन पर मीडिया कुछ खास नहीं कर रही थी, तो मुंह उठा के सिखों का मतलब नेता और रहनुमा बनने आ गए। कानून की नज़र में लड़की का विवाह फिलहाल गैरकानूनी ही है, क्योंकि उसने कोर्ट में शाहिद नज़ीर भट्ट से निकाह किया था और बिना तलाक लिए उसका दोबारा विवाह गैरकानूनी ही है। लेकिन जब कानून की नज़र टेढ़ी हो, उसे मोतियाबिंद हो चुका हो, वो नागरिकों को सुरक्षा न दे सके, तो फिर पीड़ित समुदाय वही करता है जो उसे सामूहिक तौर पर उचित लगता है। हम बड़ी आसानी से यह कह देते हैं कि पहली शादी भी लड़की की मर्ज़ी से नहीं हुई और यह भी जबरनी हुई, लड़की को तो वस्तु बना दिया गया है, उसकी मर्जी किसी ने पूछी ही नहीं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ट्वीट करते वक्त हम अंतर्यामी और त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। हम यह मान लेते हैं कि लड़की तो दबाव में ही होगी। हम अपनी अनभिज्ञता और अज्ञान को ही अंतिम सत्य मानकर कह देते हैं कि लड़की की मर्जी तो भैया पूछी ही नहीं गई। अब इसे अगर हम यह मानकर देखें कि लड़की के सिख लड़के से शादी गलत है, दबाव में है, तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उस लड़की के अपने आत्मसम्मान के साथ जीवित रहने की गणितीय संभावना नगण्य थी। हमारे पास आंकड़े हैं जो बताते हैं कि काफिरों की बेटियों के साथ मुस्लिम क्या क्या करते हैं, जो अपना नाम छुपाकर, नहीं पहचान बताकर उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए कानूनी हो या गैर कानूनी, लड़की जीवित है, खुश है और अपने परिवार के साथ है। यह उसके लिए सर्वथा उचित और बेहतर स्थिति है। किसी भी तर्क से देख लीजिए, आपका विश्वास आखिर उन हाथों पर कैसे हो सकता है जिसकी मंशा ही उसे चीरने की है, बजाय उसके परिवार के जिन्होंने उसे इन्हीं हाथों से पाला है। अब प्रश्न यह है कि क्या सिख समुदाय द्वारा उसका विवाह कराना उचित है? मेरे निजी विचार में जब कानून अपने बनने की प्रतीक्षा में सैकड़ों बच्चियों को मुंह खोकर बर्बाद होता देखता है, तब परिवारों के पास दूसरा रास्ता नहीं बचता। ये सीधे तौर पर दो अलग अलग समुदायों में उचित और अनुचित की लड़ाई। आखिर बालिग होने के नाम पर कोई अपनी बेटी की उम्र की बच्ची से कैसे विवाह कर सकता है? 1 महीने पहले तक की नाबालिग महीने भर बाद बालिग हो जाती है। अगर बच्चे स्वतंत्र आत्माएं हैं, तो फिर जिन्होंने उन्हें अपने श्रम प्रेम से पाला है, उनका अधिकार कहाँ जाएगा? ये पश्चिमी सभ्यता के मूल्य हैं, जहाँ छाती से चिपके शिशुओं को बेबी मॉनिटर के साथ अलग कमरे में डाल दिया जाता है। पश्चिम के नियम और अवधारणाओं को हम हर जगह लागू करेंगे तो अपनी ही संस्कृति को क्षति पहुंचाएंगे। अगर 18 साल के बच्चे बालिग होकर फ्री हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, तो फिर उनके माँ बापों को यह अधिकार होना चाहिए कि ऐसे बच्चे उन्हें 18 सालों के आर्थिक, भावनात्मक, मानसिक और अन्य निवेशों को वापस करके उन्मुक्त हो जाए। अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो उनके जीवन पर जन्मदाताओं का हक एक दायरे में हमेशा रहना चाहिए। कानून आँख मूंदे भुट्टा चबा रहा है। वो अपने सामने रजिस्ट्रेशन करवाकर शाम को ताला मारकर आराम करने लगता है। कानून को क्या मतलब कि जिस 2 जीवों को उसने एक साथ करने का फैसला लिख दिया है, उसमें से एक हैवान उसी रात उस लड़की को अपने बाप के साथ सुलाएगा या भाई के साथ, या फिर तीनों एक ही साथ आ जाएंगे। कानून तो कहता ही है कि उसे लोगों के बेडरूम में झांकने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अगर उसने 2 लोगों को वैवाहिक बंधन में बांधा है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी तय करना भी उसी का काम होना चाहिए। आप यह सोचिए कि इस कानूनी विवाह के अलावा कोई भी ऐसा विवाह है जहां समुदाय के लोग विवाह के बाद भी नए युगल के संबंधों को लेकर चिंतित नहीं रहते? क्या हमने यह नहीं देखा है कि पति पत्नी में कोई समस्या आ जाए जो नए हैं, तो दोनों परिवार साथ बैठकर उसे सुलझाते हैं? तो मुझे यह बताइए कानून साहब कि घूंघट देते वक्त तो आप बड़े जेठ बने फिरते हैं, लेकिन झगड़े के समय में रूठे फूफा की तरह आप देखने भी नहीं आएंगे क्या? कानून के इसी एटीट्यूड के कारण गुरुद्वारे में विवाह की घटनाएं घटती हैं। कानून अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, इसलिए समुदायों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। उसकी सामूहिक इज्जत का भी प्रश्न है कि क्या वो अपने घर में लगने वाले सेंध को रोकने में सक्षम है या नहीं। केंद्र सरकार को इस कैंसर पर सख्त कानून बनाकर समाज को सुरक्षा का संदेश देना ही होगा। मजहबों के प्रचार की बातें संविधान में हैं, तो बदलो ऐसे संविधान को। आखिर संविधान और सरकार को उन्हें संरक्षण देने की क्या आवश्यकता है कि कोई अपना मजहब फैलाना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। प्रश्न यह है कि क्या हम इतने अंधे हैं कि उपनिवेशवाद और इस्लामी साम्राज्यवाद की विभीषिका को भूल गए? उसकी जड़ में भी तो यही मजहबी प्रचार था ना।
जिस कार्य से करोड़ों जिंदगियां गई हैं उसे कोई संविधान स्वीकार्यता कैसे दे सकता है? आवश्यकता क्या है कि कोई मजहब ऐसे तिकड़मों से फैले? बच्चे पैदा करो, उन्हें शिक्षा दो मजहब की, बात खत्म। दूसरे के बच्चों में क्या इंटरेस्ट है भाई तुम्हें? यह एक आधारभूत समस्या है कि संविधान ऐसी नौटंकियों को प्रश्रय देता है। कन्वर्जन को गैर कानूनी और असंवैधानिक बनाना चाहिए। मजहब की आड़ में आत्माओं का व्यापार बंद होना चाहिए। एंटी कन्वर्जन से कुछ नहीं होने वाला, तुम कितने भी नियम बना लो, फायदा नहीं। स्टेट को सीधे तौर पर किसी भी प्रकार के कन्वर्जन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अपने बच्चे पैदा करो, उन्हें अपना मजहब सिखाओ और चिल करो। दूसरों के घरों में बकैती बंद होनी चाहिए। साथ ही सारे समुदायों को यह निर्णय लेना चाहिए कि इस लव जिहाद जैसे कोढ़ को आप कानूनी तौर पर निपटाना चाहते हैं या फिर सामुदायिक स्तर पर अपनी बच्चियों को संवेदनशील बनाकर, या फिर तीसरे तरीके से जिसमें सामुदायिक शक्ति प्रदर्शन का प्रत्युत्तर उसी स्तर के शक्ति प्रदर्शन से दिया जाए। क्योंकि एक बात तो तय है कि कानून आने वाले समय में आंख पर काली पट्टी के साथ साथ मुंह में गाजर, हाथ में दास्ताने, नाक में इनहेलर और कान में हेडफोन लगाए भी दिख सकता है। नमस्कार।